हाय गाइज, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान नर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में लोग जानने वाले हैं गणित एवं विज्ञान के कुछ प्रश्न जो सीटेट 2015 में आए हुए हैं। ठीक ना। तो इनमें हम जानेंगे जो प्रश्न हमको दिया जा रहा है हल करने के लिए। इसमें देखिए डी ई एफ एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर डी ई और ई एफ इजकल टू पी आर और एफ डी इजकल टू क्यू आर है तो देखिए हम लोग इसको हल करके बताएंगे कैसे हो सकता है। देखिए पहले त्रिभुज बना लें डी ई एफ और पी क्यू आर। ठीक है, इसमें कहा है कि पी क्यू बराबर पी क्यू कौन है, पी क्यू यह है और बराबर डी ई, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और जो ई एफ है वह क्यू आर के बराबर है। ठीक, यह इसके पी आर के बराबर है और जो डी ई एफ है और वो क्यू आर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज किसी त्रिभुज के या दो त्रिभुज अलग अलग दिए हैं, उनके दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनको हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होता है। तो त्रिभुज हम लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है, सब क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 100 अंश हैं। कोण ए और कोण बी के समविभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं तो कोण ए पी बी की माप ज्ञात कीजिए। तो एक हम चतुर्भुज इस तरह बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक, अब बनाकर इसका नाम दे दें ए बी सी और डी। ठीक है, यह हमारा 60 अंश है और यह 100 अंश है। कह रहा है कि ए का समविभाजक और पी बी का समविभाजक, इस तरह समविभाजक मिला देंगे तो यह हमारा जो कोण है, ठीक है, और यह कोण दोनों मालूम हो जाएगा। तो हम अर्धक कोण का मतलब यह कोण और यह कोण का आधा, ए का आधा और बी का आधा और ये कोण ज्ञात कर लेंगे तो हमको पी गुण ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण बी और सी का और डी का मान दिया है 160, लिख के 360 में से घटाएंगे तो कोण ए धन कोण बी 360 में से 160, तो कोण ए धन कोण बी बराबर 200। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दे तो हो जाएगा हमारा कोण ए बटे 2 धन कोण बी बटे 2 बराबर 200 बटे 2, मतलब कि कोण ए बटे 2 धन कोण बी बटे 2 बराबर 100। समीकरण नंबर 1। फिर हम कर सकते हैं कि अब जानते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है ए पी बी, इसका नाम हम पी रख दें। तो ए पी बी में हमारा कोण ए बाई 2 धन कोण बी बाई 2 धन कोण पी बराबर 180 अंश। तो इसका मान हमको 100 मालूम है इसका दोनों का। ठीक है, तो 100 धन कोण पी बराबर 180, तो कोण पी बराबर 180 माइनस 100 बराबर कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए अगला त्रिभुजक एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 होता है, 1080 होता है। इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विकल्प हमारा ये दिया गया है, तो इसको मैं इस तरह के। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल n-2 गुणे 180। ठीक है, एक हमारा योगफल दे दिया 1080 बराबर n-2 गुणे 180, 1080 बराबर 180 n 180 n माइनस 360, 1080 प्लस 360 बराबर 180 n। एक इसमें से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1440 बराबर 180 n बराबर है 1440 बटा 180। ठीक है, तो हो जाएगा तो n बराबर हम भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुभुज के अंतःकोणों की माप का सूत्र यह है n-2 गुणे 180 बटा n। तो 8 माइनस 2 गुणे 180 बटा n मतलब 8, तो 6 गुणे 180 बटा के 8, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 45 गुणे 3, तो मतलब 45 से 135, तो 135 अंश हमारा आएगा। देखिए अगला प्रश्न है
आंकड़ों 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 का परिसर बहुलक और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हर साल आता है। देखिए दोनों पालियों में आ सकता है। तो परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ठीक है, तो परिसर हम ज्ञात करेंगे जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा। तो 0 सबसे छोटा है और 7 सबसे बड़ा है इसमें, तो 7 माइनस 0 बराबर 7 परिसर हो जाएगा। बहुलक कितना होगा? जो संख्या इसमें बार बार आएगी वही बहुलक कहलाएगा। जैसे देखिए 2 2 2 का 4 बार है तो ये हमारा 2 बहुलक हो जाएगा। माध्यिका का सूत्र है, इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पद हैं। तो माध्यिका बराबर अगर विषम है तो n+1/2 वहाँ पद, 11 धन 1/2 वहाँ पद, तो 11 मतलब 12/2 मतलब छठवां पद हो जाएगा। तो इसमें से हम गिन लेंगे, इसको क्रम से पहले लिख लेंगे तो हमारा तीसरा पद इसमें आएगा, छठवां पद तीसरा होगा। तो माध्यांक का माध्य हो जाएगा परिसर धन बहुलक धन माध्यमान, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे। ठीक, 7 धन 2 धन 3/3, तो 12/3 बराबर 4। कहता 22 54 और 135 और 198 का लौसव हमको ज्ञात करना। तो यह विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्पों को हम आराम से देख सकते हैं। तो देखिए 22 54 135 158 का हम लोग लौसव निकालेंगे। तो लौसव तो मतलब इस तरह निकाल सकते हैं कि 2 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 11 होगा, 27 होगा, 135 नहीं कटेगा, 98 कटेगा तो 99 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, इस 9 बार कटेगा, यह 45 हो जाएगा और यह 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो यह इसी तरह संख्याएँ रहेंगी और ये 3 से यह 3 हो जाएगा, 15 और 11। फिर 11 से कटाएंगे तो 11 एक बार में 11 कटेगा एक बार में, और यह 3 कट ही चुका है, और 5 और 11, तो 11 से कटा देंगे, फिर 5 से कटा देंगे। इस तरह से कटाने के बाद लौसव हमको निकालना है। तो सभी संख्याओं को गुणा कर दो, जो संख्याएं दी गई 2 × 3 × 3 × 5 × 11, और लौसव इस तरह से हो जाएगा 2 × 3 पर 3 घात × 5 पर 5 × 11। तो हमारा इसमें से विकल्प सी सही होगा जो यहाँ दिया गया है। देखिए यह पेडागोजी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 1 है, या एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग इसको जान लें कि किसी 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 3 8 अभाज्य संख्या सम संख्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता। पहला हमारा गलत है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है, ये भी गलत है। और भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9 15 21। ठीक है, ये विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है, और कोई भी संख्या सम अथवा अभाज्य नहीं हो सकती। हमारा विकल्प नंबर इसमें सी सही है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। सी वाला विकल्प सही है। -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल, तो -7 और -3 के बीच पूर्णांक संख्या, तो लिख लें क्या होगा। -7 के बाद 6 आएगा, 5 आएगा, -4 आएगा, तो इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो -6 -5 -4 गुणनफल करेंगे तो -120 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, यह हल कर सकते हैं कि 1 + 11/10 धन 11/100 धन 111/1000, फिर 111/1 पर 4 जीरो का मान क्या होगा। तो जितना जीरो नीचे रहेगा उतने का भाग दशमलव उतने से बाएं लगेगा। ठीक है, दाहिने से गिनते हुए जाएंगे, बाएं लगाएंगे। जैसे यह 1 हो गया, फिर इसका 10 का भाग देंगे 1.1 हो गया, इसमें 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1.11, फिर इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 अंक 0.111, फिर इसमें भाग देंगे तो 4 अंक 2 4 अंक 4 अंक 3 अंक है, तो 1 अंक जीरो बढ़ा के लगेगा, तो 1 1 1 यहाँ लास्ट में जीरो लगाएंगे तब लगाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर 2.3321 आएगा। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई मशीन का मूल्य 12% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपया हो तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। मतलब इसका पूछ रहा है कि कितने में यह वस्तु खरीदी गई थी पहले।
ठीक है, वर्तमान मूल्य इतना है। तो अवमूल्यन का मतलब कि पहले से वस्तु का दर अधिक रहा होगा, मूल्य अधिक रहा होगा, तब ये घट कर के इतना पर हुई है। ठीक है, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है -12%, घटने का मिश्र धन दे दिया है 9680। तो माना 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था, पी था। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100 पावर समय से। तो 9680 बराबर मूलधन 1 प्लस -12 बटा 100 होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिख करके फिर इसको कटा दें, या एक माइनस को यहाँ ला देंगे तो 1 माइनस 12 बटे 100 का होल स्क्वायर। फिर 9680 बराबर पी, यह घटाएंगे तो 100 में से 12 घटेगा तो 88 बटा के 100 का होल स्क्वायर। पी बराबर हम कर देंगे तो इसको इधर करेंगे तो 9680 गुणे 100 बटा के 88 गुणे 88। तो पी बराबर घटाने पर 12,500 रुपया आएगा। मतलब कि 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई मशीन का मूल्य कितना था, 12,500 रुपया था। एक देखिए कि मानचित्र पैमाने पर 1 संबंधित 1.3 गुणे 10 पर 6 घात प्रारंभ मानचित्र में 2 नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। नगरों के बीच वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना वास्तविक दूरी y मान लीजिए स्केल पर, 2 नगरों के बीच की दूरी x। ठीक है, एक संबंधित 3 पर 6 जीरो, ये संबंध है x संबंध y। 1/3 पर 6 जीरो लिख सकते हैं, 2 4 6 9 बटा y। तो y बराबर हो जाए, तीन गुणा कर देंगे तो 9 गुणे 3 गुणे 10 पर 6 घात, और 10 माइनस 2 घात मीटर है। ठीक है, तो मीटर में बदल दें इसको। फिर y बराबर 27 गुणे 10 पर 6 घात माइनस 2 घात मीटर। तो 27 गुणे 10 पर 4 घात बचेगा, ये 270 गुणे 1000, ठीक, बटा के 1000, ये किलोमीटर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक ना, ये 200.7 है। ठीक, एक तरह से समझिए 27 गुणे 10 पर 4 घात है, इसमें हम गुणा करेंगे 270, यह 4 घात बच रहा है ना, तो 270 गुणे 1000 गुणा करें ऊपर नीचे, यह 9 3 27 होगा। ठीक, 9 3 27 तो इतना आएगा। फिर 270, तो दोनों नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितना, 270 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, ये समझिए कि यहाँ से हम 10 का इसमें गुणा कर दिए, 10 पर 3 घात। ठीक है, मीटर में है, 10 पर 3 घात का भाग भी देंगे तो ये हट जाएगा ना, तो 270 किलोमीटर के लिए बचेगा। कह रहा है कि x² - 2 और 1 - 3x + 2x² में x² और x के गुणांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि x² - 2 और 1 - 3x + 2x², तो इसको गुणा करेंगे तो x² इसमें करेंगे तो -x²। ठीक, अब इसका गुणा कर -3x³ हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2x पर 4 घात, फिर इसका करेंगे तो -2, फिर इसका करेंगे इसमें तो -6x, माइनस में प्लस हो जाएगा 6x, इसका इसमें करेंगे तो -4x²। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के प्रश्न में इतना ही। फिर हम लोग करने के बाद हल कर लेंगे तो ये गुणांक आएगा -1 और x का गुणांक 6 और गुणनफलों का -3 धन 6 बराबर 3 हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।